हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक फ्रेश बिगनिंग के साथ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक सब्जेक्ट विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। पर मैम सब्जेक्ट में जाने से पहले ये तो बता दो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में करने क्या वाले हैं? बेटा अकाउंटिंग करेंगे कंपनीज की। क्यों? आपके सेमेस्टर 2 में दो सब्जेक्ट्स है, एक कंपनी लॉ, दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। दोनों इंटरलिंक होकर चलते हैं। कंपनी लॉ में कंपनी के ऊपर लगने वाले प्रोविजन समझो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कंपनी का अकाउंटिंग कैसे होती है उसका ट्रीटमेंट समझो। परफेक्ट है जी। अब जिस भी नोटबुक के अंदर आप अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ बड़ा बड़ा लिख देना कि भाई मेरा इस बार का टारगेट है इस बार 80 पार। क्योंकि बेटा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है, आपको ओ ग्रेड लेकर आना ही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। तो अपना फटाफट से टारगेट, सिंगल टारगेट लिख दो, इस बार 80 पार। ये आपका एक हैशटैग होना चाहिए जो कि आपके टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर आप पे अप्लाई करो उस चीज़ को। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको डिस्कस करके देती हूँ आपका सिलेबस। आपको एज यूजुअल पता है मेरी 5 यूनिट है। परफेक्ट है जी। अब आपको लगेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये तो आसान होगा, नहीं। सिलेबस क्या है चीज़ें बहुत आसान। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप ये मानो कि 80 to 90% जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, जनरल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी। अब जनरल एंट्रीज पे बेस्ड है तो जनरल एंट्री सीखनी भी तो पड़ेगी। हाँ, तो बस चीज़ें बहुत ज़्यादा है पर है बहुत आसान। ठीक है जी। कुछ कुछ तो ऐसी भी आपके शेयर्स वाली चीज़ें, डिबेंचर वाली चीज़ें जो आपकी अपनी 12th क्लास में आपने पढ़ के रख रखी है। परफेक्ट है। अब जैसे बात करते हूँ आपसे यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 के अंदर मुझे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं? सबसे पहली चीज़ बेटा आपको इशू वाले चैप्टर करने हैं कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं। ठीक है। फिर आपको इशू देखना है स्पेसिफिकली प्रेफरेंस शेयर्स का, इशू देखना है डिबेंचर्स का, रिडम्पशन देखनी है प्रेफरेंस शेयर के, रिडम्पशन देखनी है डिबेंचर की। मतलब एक ही लाइन के अंदर मैम ये तो मेरे 4 चैप्टर आ गए। हाँ जी। उसके बाद आपको बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स के बारे में कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे अलॉट किए जाते हैं वो सीखना है, इसोप सीखना है और बायबैक ऑफ शेयर सीखने हैं। उसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। मतलब काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं मैम। नंबर कितने मिलेंगे? अप्रॉक्स 15। तो मैम क्या मैं छोड़ दूं? अरे भाई ऐसे तो कितनी छोड़ दोगे, सबके अंदर चीज़ें बहुत सारी है, पर अच्छे से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि भाई सब चीज़ें रिवाइज हो जाए तब सब चीज़ें स्मूथ लगेंगी। अब सिमिलरली यूनिट 2 की बात करते हैं, तो इसका नाम है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बेटा आपकी बैलेंस शीट, आपका P&L अकाउंट, आपका आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें बेटा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। कितने मार्क्स की आएगी? अप्रॉक्स 24 मार्क्स की। मैम क्या ये सेम इसी मार्क्स की आएगी? बेटा अप्रॉक्स। ठीक है। चलो उसके बाद यूनिट 3 18 मार्क्स की, यूनिट 4 जो है आपकी अप्रॉक्स 18 मार्क्स की, और यूनिट 5 जो आपकी अप्रॉक्स 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले विच इज इशू का चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू कभी भी अकेला नहीं आता, इशू अपने दो भाई बहन को साथ में लेकर आता है, विच इज इशू, फोर फीचर एंड री इशू। इन तीनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ते हैं। अब बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको सारे कंसेप्ट बताती चली जाऊँ, या फिर ये सारे कंसेप्ट मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बता दूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन डे तक याद रखे कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। या तो मैं आपको सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो होती है पीपीटी पे डालूं और स्लाइड पढ़ाते चली जाऊँ, कुछ नहीं डिटेन रहने वाला। या फिर मैं आपको चार्ट्स के थ्रू करवा दूँ, क्योंकि ब्यूटीफुल चार्ट अगर आप अपनी नोटबुक में बनाओगे तब आपको जो कंसेप्ट है वो आपको लाइफ लॉन्ग रिटेन रहेगा। तो आपको पता है कि आपको सेकंड ऑप्शन ही चूज करना है, तो वैसे ही हम चलेंगे। चलो, इशू ऑफ शेयर्स। किसी को कुछ कहना है, कोई समझता है कि इशू का मतलब क्या है? हाँ मैम समझता तो है। कंपनी होती है, कंपनी चाहती है कि भाई मुझे पैसा चाहिए क्योंकि कंपनी बस फंड्स की अगर डेफिसिट होती है, या फिर कंपनी को लगता है कि नहीं भाई मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो और एक्सपैंड करना है, तो कंपनी जाती है मार्केट के अंदर, मार्केट में पकड़ती है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का ऐसे ही बन क्या? नहीं, मार्केट के लोगों को पकड़ती है, कहती है भाई तुम मेरे शेयर्स खरीदो और बदले में मैं तुम्हें कंपनी की ओनरशिप दूंगी। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो जिन लोगों को इशू करती है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है। अब ब्रॉडली दो तरीके की कंपनी होती है, एक तो होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट। पर मैम हमने तो कंपनी में बहुत सारी कंपनी पढ़ी है। अरे भाई बहुत सारी पढ़ी है, ब्रॉडली दो तरीके की कंपनी क्लासीफाई करी जाती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब आपको एक चीज़ याद रहेगी कंपनी लॉ की, देखो हम इंटरकनेक्टेड होकर चलेंगे ताकि चीज़ें रिटेन रहे, ताकि वहाँ जो पढ़ा था उसका मेमोरी यहाँ पे आ जाए कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था, रिवाइज हो रही है मेरी कंसेप्ट। चलो, अब पब्लिक कंपनी पैसा किस किस से उठा सकती है? मैम पब्लिक कंपनी नाम में ही पब्लिक है, तो दुनिया जहान के हर बंदे से वो पैसा मांग सकती है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब गिने चुने कुछ स्पेसिफाइड पीपल हो उनसे ले सकती है, बोनस इशू कर सकती है, राइट इशू कर सकती है। ये राइट इशू का मतलब क्या है? बेटा राइट इशू एक तरीके का प्रिविलेज होता है जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इनको प्रिविलेज दिया जाता है कि भाई मैं कंपनी के ना शेयर्स इशू करवा रही हूँ, कंपनी कहते हैं कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तेरे को खरीदना है क्या? तू खरीद लेना, तेरे को सस्ता लगा देंगे, कोई बात नहीं, हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, इतनी सारी रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाइंस पूरा करना पड़ेगा, इतना सारा तामझाम होगा, तू खरीद लेना, तेरे को सस्ता लगा देंगे, राइट इशू।
मैम बोनस और राइट दोनों के मेरे चैप्टर्स है जो कि इन डिटेल में हम करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। परफेक्ट है जी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी का आम जनता के पास जा सकती है कि लो भी मेरे शेयर खरीद लो? नहीं, क्योंकि जब मैंने आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कराई थी तब मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी के ऊपर है रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन है मैम? प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड, बैन किया जाता है कि वो पब्लिक के पास जाके अपना पैसा नहीं मांग सकती, पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब नहीं करवा सकती। प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। तो इसलिए पब्लिक वाला ऑप्शन तो यहाँ पे हट गया। अब प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर बेचने, किसको बेचेगी भाई? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल, उनको बोनस शेयर दे सकती है। बोनस का मतलब क्या होता है? फ्री शेयर्स। फ्री का मतलब क्या है? आपने शेयर्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं, पर कंपनी को क्या कहती है? कंपनी कहती है मुझे प्रॉफिट नहीं दिखाना, मैं काम करता हूँ तेरे को फ्री के शेयर और देता हूँ। फ्री के शेयर, बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स कि भाई बाहर जा रहे हैं मार्केट में, खर्चा वर्चा होगा, एक काम करो तुम खरीद लो, सस्ते में लगा देंगे। राइट शेयर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बस पब्लिक कंपनी जो पब्लिक के पास जा सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती। अब फ्लो समझो। फ्लो क्या है बेटा? सबसे पहली चीज आपका एक चैप्टर आता है कंपनी लॉ के अंदर प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि फाइल करना होता है जब भी आप पब्लिक के पास जाते हो अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। मैम प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि भाई जो हम पैसा तुमसे ले रहे हैं ना, वो इस पर्पस के लिए लेंगे। भाई एक बात बताओ, मैं किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रही हूँ, कंपनी का पर्पस ही क्या है? ड्रग्स वगैरह बेचेंगे, समझ रहे हो, गलत काम करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, तो बेसिकली अनलॉफुल चीज़ों के लिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए मैं पैसा थोड़ी दूंगी अपना। मुझे तो पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ लगेगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है। पर प्रोस्पेक्टस इशू कब करना है? ओनली इन द केस ऑफ पब्लिक इशू। भाई अगर आप पूरी जनता के पास जा रहे हो, आम जनता के पास, उन्हें कहते हो कि भाई मेरे शेयर सब्सक्राइब कर लो, तो उन्हें बताओ ना कि उनसे पैसा लेके आप क्या करोगे, पर्पस क्या है उस चीज़ का। तो प्रोस्पेक्टस किस केस में इशू करना है? जब आप पब्लिक के पास जाते हो कि मेरे शेयर खरीद लो। इसका मतलब मैम क्या प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं है भाई। आपको ये चीज़ बने रिलैक्सेशन या फिर प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द प्राइवेट कंपनी, उसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि प्राइवेट कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मैम ये सब चीज़ें आप हमें फिर से क्यों बता रहे हो? बेटा इसका बहुत बड़ा एक बेसिक रीज़न क्या है? आपका कंपनी लॉ रिवाइज हो रहा है। आपने जो पढ़ा था वहाँ पे, अगर बेशक नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो समझ में आ रही है ना कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो बेटा मेरे को पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको ऐसे ही लेके चलना है कि समझो वहाँ पे रिकनेक्ट यहाँ से होगा, रिकॉल यहाँ से होगा, और फिर अकाउंटिंग सीखेंगे। अब प्रोसेस पे आते हैं। मैम सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी करेगी। अब भाई प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये कंपनी का IPO आ रहा है, चलो पैसा लगा देते हैं। तो कंपनी को क्या मिलेगी? एप्लीकेशन मनी। कंपनी विल रिसीव द एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब कंपनी को जब पैसा मिल गया तो कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है? भाई शेयर्स को अलॉट कर दो। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो पैसा एक बार में मंगवा ले लमसम, या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले। अगर कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है तो भाई कंपनी आज कहती है कि आज चल 2 रुपये दे, अगले महीने बाद 2 रुपये दियो, और 2 महीने बाद 4 रुपये दियो। तो भाई अगर कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट मंगवा रही है तो अपनी कॉल मनी मंगवाएगी एज एंड व्हेन ड्यू। जब उसको कॉल करने होगा पैसा तो वो कॉल करेगी। अब मान लो जब उसने कॉल किया पैसा अपना, किसी शेयर होल्डर ने कह दिया कि भाई मेरे पे पैसा नहीं है, बाद में आइयो, कंपनी मान जाएगी? कंपनी कहेगी भाई तेरे शेयर्स हमने कर लिए फोरफीट। फोरफीट का मतलब क्या होता है? जब्त। तेरे शेयर अब तुझे नहीं मिलने वाले, पैसा मांगा, पैसा क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, कोई बात नहीं, तेरे शेयर हो जाएंगे फोरफीट। अब फोरफीट करने के बाद कंपनी का शेयर अपने पास रख लेगी, कंपनी ढूंढेगी और बंदे। भाई किसी को ये शेयर खरीद चाहिए, किसी को ये फोरफीटेड शेयर चाहिए, हमने जब्त कर लिए थे क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, तू देगा तेरे को दे देंगे। तो कंपनी उन शेयर को कर देगी री इशू। ठीक है, तो ये पूरा हमारा फ्लो होता है जो हमें समझना है। अब चलो सबसे पहली चीज़, शेयर के अंदर ना 2 वैल्यूज़ होती है जो कि कंसीडर करनी होती है। एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू शेयर की वो वैल्यू जो कि जिस वैल्यू का वो शेयर है, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम शेयर की वैल्यू मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट होती है। मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। लेट सपोज एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, पर उसका शेयर मार्केट में इतना अच्छा नाम है, वो कंपनी इतनी ग्रो कर रही है कि भाई उस शेयर की आज मार्केट वैल्यू होगी 60 रुपये। मैम मैं कौन सी कंसीडर करूँगा? मैं इस चैप्टर में फेस वैल्यू कंसीडर करूँगा। इसका मतलब मैम मैं बेशक पे 60 रुपीज़ कर रहा हूँ, पर जो ऊपर के मैं एडिशनल 50 रुपीज़ पे कर रहा हूँ वो उसका प्रीमियम है। एक कंपनी ने इतनी मेहनत करी, अपने आप को उस मुकाम पे पहुँचाया, इसके लिए उसका शेयर अगर मुझे खरीदना है तो मैं 50 रुपये प्रीमियम पे कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया कि दोनों वैल्यू में फ़र्क क्या है। ठीक है जी, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अगर 10 का शेयर मुझे 10 में मिलता है तो मैं कहूँगी शेयर्स आर इशूड एट पार। एट पार
समझ में आ गया? अगर 10 का शेयर मुझे 60 का मिलता है, मैं कहूँगी शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। पर वही 10 का शेयर अगर कंपनी इतनी बेकार हो गई है कि 7 रुपये में देना चाहे, तो भैया प्रोहिबिटेड। कंपनी लॉ साफ साफ मना करता है कि आप कभी भी अपने शेयर्स को ओरिजिनल इशू करते टाइम, जब आप शेयर्स को पहली बार इशू कर रहे हो उस शेयर को, तब आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। पर मैम कोई भी चीज़ बिना एक्सेप्शन के तो आती नहीं है, तो इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन पढ़ोगे कंपनी लॉ में, विच इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आप दे रहे हो तो आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो। ये बेसिकली दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका मोरल बूस्टअप रहे कि हाँ भाई कंपनी अच्छा कर रही है, कोई बात नहीं, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए 2 रुपये नुकसान में भी देना पड़े, डिस्काउंट पे देना पड़े, दे दो। तो ये एक्सेप्शन है। पर मैम अभी क्या ये एक्सेप्शन मेरे कंपनी लॉ के अंदर काम आता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में काम आएगा? नहीं बेटा, अभी आपको ध्यान रखना है कि शेयर कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है कि 10 रुपये का शेयर 7 रुपये पे इशू हो रहा है, तो भाई लिखना है कि शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। सिंपल इजी क्वेश्चन, वैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। डन है। शेयर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब आगे चलो मैम, पेमेंट, कंपनी को पैसा चाहिए। अब पैसा या तो एक बार में मांग ले, भाई कंपनी ने कहा कि मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और 1000 शेयर अगर तुम ले रहे हो तो 10,000 रुपये एक बारी में दे दो मेरे को, लमसम। या फिर कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है, कह सकती है कि भाई एक प्रोजेक्ट है, एक बार में पैसा आ गया तो हम तो जब्त करके बैठ जाएंगे, मतलब बेसिकली आज पैसा आया कल गया, उड़ा देंगे पैसे को तो हम। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैसे को ना उड़ा दे, तो इसलिए जब जब मुझे जितना जितना पैसा चाहिए तब तब मुझे दे देना। तेरे 10 रुपये के शेयर की वैल्यू है, कोई बात नहीं, 10 रुपये को मैं बाइफिकेट कर दूंगी, जब जितना मांगूंगी तब उतना दे देना। तो लेट सपोज कंपनी ने कहा कि 4 रुपये एप्लीकेशन पे देना, 3 रुपये अलॉटमेंट पे देना, 2 रुपये मुझे फर्स्ट कॉल पे देना और 1 रुपये मुझे सेकंड कॉल के ऊपर देना। दैट्स इट, आपके 10 रुपये की अमाउंट खत्म। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं जो कि मुझे समझने की रिक्वायरमेंट है, विच इज कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी ने पैसा मांगा, मैंने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी दिखाएगी कॉल्स इन अरियर्स कि पैसा चाहिए था, मेरी एसेट है पर दिया नहीं गया। पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर्स। कंपनी को पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एडवांस। कंपनी ने पैसा मांगा कि 2 रुपये दो, शेयर होल्डर कहता है अरे भाई मैं बहुत अमीर हूँ, 2 रुपये क्या मांगता है, मैं तेरे को 10 रुपये देता हूँ। कॉल्स इन एडवांस की अगली वाली कॉल के पैसे भी अभी दे दिए। फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को 5 रुपये मिल गए, विच मीन्स 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के और 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के, 5 रुपये मिल गए, कॉल्स इन एडवांस दिखाएगी कंपनी वहाँ पे। फिर कंपनी को मान लो 6 रुपये मिल गए, 3 रुपये अलॉटमेंट के, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के और 1 रुपये सेकंड कॉल के, 6 रुपये मिल गए। कंपनी ये जो 2 पैसे इनको कॉल्स इन एडवांस दिखाएगी कि भाई पैसा बाद में मिलना था पर आज ही मुझे मिल गया। अब मैम ये जो दोनों ट्रांजेक्शन होती है इस पर क्या कोई इंटरेस्ट रेट लगता है? बिल्कुल लगता है। भाई आज आप कंपनी पैसा मांग रही है, आप कंपनी को कहते हो कि मेरे पास आज नहीं है कल दूंगा, तो भाई कंपनी दिखाएगी कॉल्स इन अरियर्स, और जब आप पैसा दोगे तो इंटरेस्ट चार्ज करके देना 10% पर एनम का, 10% पर एनम। पर वही अगर आपने पैसा ज़्यादा जमा करवा दिया तो कंपनी क्या दिखाएगी? कॉल्स इन एडवांस, और उसका आपको इंटरेस्ट देगी 12% पर एनम का। तो मैम याद कैसे करें? 10, 12 ये फिगर याद कैसे रहेगी? शेयर होल्डर देखो, शेयर होल्डर क्या कहेंगे? देंगे कम पर लेंगे ज़्यादा। ऑफकोर्स बीइंग अ शेयर होल्डर आपका फोकस क्या है? भाई कम पैसा देके ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, तो देंगे कम और लेंगे ज़्यादा। तो जब कॉल्स इन एरियर्स इंटरेस्ट देना है तो 10%, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 12%, देंगे कम पर लेंगे ज़्यादा। इससे याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब कंपनी कहती है भाई पैसा दो, शेयर होल्डर कहता है भाई अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, बाद में आना। तो कंपनी कहती है मैं नहीं रुकने वाली, मैं तो तेरे शेयर को कर लूँगी फोरफीट कर लूँगी और फिर इसको क्या कर दूँगी? रीइश्यू। कंपनी रुकने वाली नहीं है, कंपनी शेयर को करेगी फोरफीट और फिर उसको कर देगी रीइश्यू, मतलब किसी और को देगी, तुझसे लेके किसी और को दूंगी। तो अब देखो फोरफीचर और रीइश्यू वही 3 केसेस, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पर यहाँ पे डिस्काउंट पे अलाउड है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मैम जब मैं ओरिजिनल शेयर्स को इशू कर रही थी तब डिस्काउंट पे देना शेयर्स अलाउड नहीं था, पर अगर मैंने शेयर्स एक बार ओरिजिनली इशू कर रखे हैं, उसको फोरफीट कर लिया और बाद में उसको री इशू कर रही हूँ, किसी और पर्सन को दे रही हूँ, तब मैं उसको डिस्काउंट पे भी दे सकती हूँ। तब यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो अलाउड होता है। अब चलो कंपनी के रूल बुक के अंदर, कंपनी के चार्टर के अंदर, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विच इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आपको पता है मेमोरेंडम के अंदर काफ़ी सारे क्लॉजेस होते हैं मैम, नेम्ड क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज होता है ना। तो देखो कैपिटल क्लॉज के अंदर हम क्या दिखाते हैं? कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम और क्या कहते हैं? नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये वो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में लोगों से मांग सकती है।
तो विच मीन्स अगर कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी हुई है 1,00,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो इसका मतलब कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ 10 लाख रुपए पैसा इकट्ठा कर सकती है शेयर्स से, शेयर्स को शेयर होल्डर को देके। ऑथराइज का वर्ड क्लियर हो गया, ठीक है। अब कंपनी की पूरी लाइफ टाइम के अंदर कंपनी इतने इशू कर सकती है शेयर, पर कंपनी ने एट प्रेजेंट कितने करे वो आता है आपका इशूड शेयर कैपिटल के अंदर, कि कंपनी ने प्रेजेंटली सिर्फ 60,000 शेयर ही इशू करे हैं 10 रुपये के। तो कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 60,000 रुपीज़। पर वही अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का। भाई कंपनी ने मार्केट के अंदर 60,000 शेयर लॉन्च कर दिए, पर लोगों ने कितने खरीदे वो आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। मैम ये तीनों वर्ड आप हमें क्यों सिखा रहे हो? जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे और वहाँ पे शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे, नोट का मतलब रेफरेंस, तो वहाँ पे ये तीनों शेयर कैपिटल आपको एक्सप्लिसिटली दिखानी होती है। स्पेसिफिकली आपको ये तीनों के तीनों शेयर कैपिटल को दिखाना होता है, इसलिए तीनों वर्ड्स में डिफरेंस समझा रही हूँ। ऑथराइज मतलब ड्यूरिंग द लाइफ इतना कर सकते हैं, इशूड का मतलब अभी मैंने कितना इशू करवाया है, और सब्सक्राइब का मतलब लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है। तो अब देखो 60,000 शेयर्स मैंने इशू करे हैं, अगर लोगों ने, बड़ी बढ़िया कंपनी थी, लोगों ने 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाल दी कि भाई 70,000 लोगों ने कह दिया, 70,000 लोगों पे कह सकते हो, या फिर 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो इसको मैं कहूँगी ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट। अगर 60,000 शेयर के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली, इशू करने के लिए कहा, और 60,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, मैंने 60,000 शेयर मार्केट में लॉन्च करे और 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई, मैं इसको कहूँगी फुल सब्सक्रिप्शन। पर अगर मैंने 60,000 शेयर डाले और सिर्फ 50,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई, तो इसको मैं कहूँगी अंडर सब्सक्रिप्शन। लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया, लोगों ने उतना ही सब्सक्राइब किया, लोगों ने कम सब्सक्राइब किया। अंडर सब्सक्रिप्शन का पहले कंसेप्ट समझ लो। भाई कंपनी लॉ का प्रोविजन ये कहता है अगर मिनिमम 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब 90% शेयर्स, बेसिकली शेयर्स की बात हो रही है, इसका 90% शेयर्स नहीं सब्सक्राइब हुआ, 60,000 हमने लॉन्च किए थे, 90% सब्सक्राइब नहीं हुए, 90% कितने हो गए 54,000 शेयर्स अगर सब्सक्राइब नहीं हुए, तो भैया पैसे लोगों को वापस कर दो, हम कहेंगे आपका आईपीओ जो हो चुका है फेल हो चुका है। पैसे लोगों को वापस कर दो, हम कहेंगे आपका आईपीओ फेल हो चुका है, बिकॉज आपके 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अब इस केस से बचने के लिए आपकी जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, वो बेटा आपके अंडर राइटिंग हाउस को अपॉइंट करती है, जिसका एक चैप्टर जो मैंने आपको आएगा, जो मैंने आपको सिलेबस में सिखाया था। अंडर राइटिंग हाउस को वो अपॉइंट करती है। उसका काम क्या होता है, अंडर राइटिंग हाउस कहता है कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी कमीशन होगी, मैं शेयर जो सब्सक्राइब करवाऊंगा पब्लिक से, मैं शेयर पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको बिकवाऊंगा, अगर इन केस मैं काम नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, बचे हुए जितने शेयर होंगे मैं खरीद लूंगा। समझ रहे हो? तो ये होता है अंडर राइटिंग हाउस का काम, कि भाई वो कंपनी को एक तरीके से गारंटी देते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरा आईपीओ फेल नहीं होगा, तेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीटअप होगा, मैं लोगों को तेरे शेयर्स खरीदवाऊंगा, अगर नहीं खरीदवा पाए तो तेरे शेयर्स मैं खरीद लूंगा, पर ये काम करने के लिए मैं कमीशन लूंगा। ये काम होता है अंडर राइटिंग हाउस का। तो अभी के लिए बात नहीं है, बस मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि आगे आने वाला ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, इसका मतलब भाई कंपनी में तो दम है। सीधी सी बात है, भाई कंपनी इशू करिए 60,000 शेयर, सब्सक्रिप्शन आ रही है 70,000 के लिए, तो अब कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास है दुविधा कि कंपनी करे क्या। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहली चीज़ जो भी एक्सेस है उसको रिजेक्ट कर दो। कंपनी की लिस्ट में शेयर होल्डर के नाम आए, अजी, आकाश, लवीना, ये वो, हिमांशु, सारे नाम आए, कंपनी कहती है कि अच्छा यहाँ तक के ले लो, बाकी इन सबको कर दो रिजेक्ट, खत्म। कंपनी ने कहा 60,000 शेयर यहाँ पे पूरे हो गए, 60,000 ले लिए, बाकी के नीचे के मारे रिजेक्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा प्रोराटा बेसिस, भाई जिस जिस बंदे ने 7 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 6 शेयर्स दो, प्रोराटा बेसिस 6:7। ये मैम क्या फिक्स रेशो है? अरे फिक्स रेशो नहीं है भाई, सीधी सी बात है, 60 थे, मान लो यहाँ पे 1,20,000 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई, तो मेरी रेशो क्या बच जाएगी 1:2, दैट इज 60:120। प्रोराटा बेसिस कि जिसने जितना मांगा था उसको अपने हिसाब से कम कर दो, प्रोराटा बेसिस, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लगा सकते हैं कि एक्सेस भी रिजेक्ट कर दो, प्रोराटा बेसिस भी लगा दो। मैम मैक्सिमम केसेस में क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। तो ये ट्रीटमेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन का। अगर मेरे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होंगे तो एक्सेस हटा दो, सिंपल इजी ऑप्शन, प्रोराटा दे दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, या कॉम्बिनेशन लगा दो। अब मैं सिखाऊंगी आपको जर्नल एंट्रीज, ध्यान से कान खोल के सुनना, समझना और अपनी नोटबुक पे एज इट इज लिख देना, क्योंकि ये जो जर्नल एंट्रीज मैं करवाने वाली हूँ ये आपकी काफ़ी आगे तक चलेंगी। ठीक है, होपफुली आपने क्लास 12th में भी करी होगी, तो ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन के पर्पज से बता रही हूँ, जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले लिखना इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है वो, फिर यहाँ पे क्या लिखना, जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ जर्नल
एंट्रीज। डन है। चलो अब प्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट। भाई लाइनें बिल्कुल सीधी स्केल से डली होनी चाहिए और सब लाइनों के ऊपर जो फॉर्मेट होगा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। मैं एक नंबर भी नहीं देने वाली एग्जामिनर को, चेकर को कि भाई वो मेरे काट ले। चलो सबसे पहली चीज़, अब स्टोरी पे ही चलते हैं। अब मैम किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ वगैरह आता है तो एक बात बताओ, कंपनी क्या आपको एसएमएस करती है कि भाई मेरा आईपीओ आ रहा है, प्लीज़ खरीद लेना, खरीद ले खरीद ले खरीद ले, मैं तेरे को शेयर भेज देती हूँ, तेरे को पसंद आता तो रखियो, नहीं पसंद आएंगे तो वापस कर दियो, कुछ ऐसा होता है नहीं। भाई आपको होता है कि भाई इस कंपनी के शेयर मेरे को चाहिए, सबसे पहले तो ले फटाक से पेमेंट करी, चलो। पैसा नहीं, मतलब शेयर्स नहीं आए अभी तक मेरे पास, शेयर आएंगे नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। सबसे पहले तो भाई तू पैसा पकड़, मेरी एप्लीकेशन डाल कि मैं लेना चाहता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कि भाई सबसे पहले कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सबसे पहली एंट्री बनती है हर केस के अंदर, हर केस में सबसे पहली एंट्री बनती है। बिकॉज देखो बेटा प्रोसीजर ही वहीं से स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। आपने ये चीज़ 12th में पढ़ी होगी पर आपको रीज़न ही समझ में आता होगा कि मैम पहले बैंक की एंट्री क्यों आती है। इसलिए आती है बिकॉज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियो से कनेक्ट करके देखो ना। आज सबसे पहले आप एक कंपनी के पास कहते हो कि भाई पैसा पकड़, मैंने तो एप्लीकेशन डाल दी, अब मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है। अगर नहीं होता, आपको शेयर्स नहीं अलॉट होते तो पैसा रिफंड आ जाता है। पर सबसे पहला फॉर्मल स्टेप क्या है, पैसा दे तू, कंपनी को पैसा मिलना चाहिए। डन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री क्या है, ये तो किसकी एंट्री होगी, ये तो होगी रिसीव की एंट्री। दूसरी एंट्री किस चीज़ की होती है, ड्यू की एंट्री। ये पहला एक ऐसा केस है जिसके अंदर रिसीव पहले होता है, ड्यू बाद में होता है। अदरवाइज जितने भी हम जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं उसमें ड्यू पहले होता है, ड्यू पहले होता है, रिसीव बाद में होता है। चलो तो ड्यू की एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। जितना पैसा मेरे को रिफंड कर देना है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो पैसा जो रिफंड कर रही हूँ भाई बैंक से चल। बैंक यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ, मैम बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक मेरा एसेट होता है और एसेट जब क्रेडिट होता है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ें मेरी कम हो रही है। टू शेयर अलॉटमेंट कि ये पैसा उठा के मैं शेयर अलॉटमेंट पर भेज रही हूँ, सीधी सी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक से इतना पैसा आया शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया, शेयर एप्लीकेशन के अंदर देखो किस किस का कितना कितना पैसा है और क्या करना है उसका ट्रीटमेंट। इतना शेयर कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा, इतना बैंक से रिफंड कर देंगे और इतना अलॉटमेंट के टाइम के लिए भेज देंगे, जो भी एक्सेस होगा उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब थर्ड एंट्री आएगी आपकी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, बेटा मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया, शेयर कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू करा गया तो यहाँ पे दिखाएंगे। पर मैम ये कैसे डिफाइन हुआ कि अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम डालेंगे, यहाँ पे ही प्रीमियम डालेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं। बेटा ये आपको क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा। मैक्सिमम टाइम 95% केसेस के अंदर क्या होता है, जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट वाली वैल्यू के अंदर दिखाते हैं। वो ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर लिखा ही नहीं कहाँ एडजस्ट करना है, कोई बात नहीं अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। वैसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है, ये क्लियर है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल के इतने पैसे दिए आपने, प्रीमियम के इतने पैसे दिए। अब मुझे जरा बताना, अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम के सिर्फ 5 यूजेस होते हैं पूरे उसके जीवन के अंदर। पूरे उसके जीवन काल में सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस होते हैं। कौन कौन से मैम, सबसे पहली चीज़ बायबैक करने के लिए शेयर्स को, दूसरा बोनस शेयर इशू करने के लिए, तीसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए, चौथा प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए, और पांचवा जो मैंने मैम डिबेंचर्स इशू करे थे, मतलब जो बेसिकली डिबेंचर्स है उसके डिस्काउंट के लिए, कमीशनिंग के लिए, ठीक है। ये 5 ऐसे यूजेस थे जहाँ पे मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो रिजर्व यूज होता है। इसके अलावा छठे केस में नहीं होता। चलो जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मेरी ड्यू की एंट्री होगी। अब मैम एंट्री आई रिसीविंग की, तो बैंक से पैसा आएगा, बैंक से पैसा आएगा तो बैंक डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट यहाँ पे डाल दिया। अब मैम ऐसा भी तो हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स क्या दिखाऊंगी, डेबिट में दिखाऊंगी, अगर कोई अमाउंट मुझे नहीं मिली तो। आपका ये सवाल आना चाहिए कि मैम ये डेबिट में ही मैंने क्यों दिखाया। बेटा एक तरीके का ये क्या है आपके लिए, एसेट है कि भाई आज पैसा नहीं आया, मेरा हक बनता है सामने वाले पर्सन से, शेयर होल्डर से वो पैसा रिकवर करना, मेरा हक बनता है, मेरे लिए एक एसेट है। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, भाई बैंक में पैसा आया, बैंक मेरा एसेट है, डेबिट हुआ। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कि भाई मेरा एसेट बन रहा है कि वो फ्यूचर मुझे पैसा मिलेगा। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी, यहाँ तक कहानी हो गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल जब रिसीव होगी तब उसकी एंट्री डाल दो, तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा आया टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू कॉल्स इन एडवांस। मान लो ऐसा भी तो कोई शेयर होल्डर हो सकता है जो कि सेकंड कॉल का पैसा अभी दे रहा हो, अगली वाली कॉल का पैसा अभी दे रहा हो, तो टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में मैंने यहाँ पे टू में क्यों दिखाया, क्रेडिट साइड पे क्यों दिखाया, बेटा एक तरीके की आपकी लाइबिलिटी है, ये पैसा आपको बाद में मिलना था, पर कोई भी पैसा अगर आपको अभी मिल गया तो आपके लिए क्या है, वो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का फेवरेबल नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर कोई भी एडवांस का पैसा, एडवांस मनी आपको अभी मिल रही है तो आप इसको दिखाओगे कॉल्स इन एडवांस के अंदर। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई और ये आपकी रिसीव की एंट्री हो गई। इसके बाद अगर आप अपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल को जब ड्यू करोगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई, डन है। इसके बाद एट्थ एंट्री, लास्ट एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा आया फाइनल कॉल का, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे आया था इसको एडजस्ट भी तो करोगे ना, कि हाँ भाई ये पैसा मेरे पास आ रखा है पहले से, इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। समझ में आया, ये चीज़ पहले डेबिट हुई, ये चीज़ बाद में क्रेडिट हो गई कि इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब इस चीज़ के अंदर पैसा कैसा कैसा आया, बैंक से आया, और कॉल्स इन एडवांस को मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये सिंपल एंट्रीज़ है जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बस मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस समझा दिया। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हुआ, एसेट है, एडवांस मेरा क्रेडिट हुआ क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, पर एडवांस अगर मुझे पहले मिल गया तो एडजस्ट भी तो करूँगी ना। अब सिंपल सी पहली बात ये समझना, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, एक शेयर होल्डर है जो कि जून में कहता है कि भाई एक काम कर, जो तू मुझसे अक्टूबर के पैसे लेगा ना अभी ले ले, ठीक है जी, आपने इसको दिखा दिया कि मेरे पास एडवांस इसका पैसा आ गया, तो इस एडवांस को अक्टूबर में एडजस्ट भी तो करोगे ना। तो वही एडजस्टमेंट वाली चीज़ यहाँ पे कर रखी है, पहले क्रेडिट था क्योंकि लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी को रिवर्स किया तो इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जर्नल की। इस जर्नल एंट्रीज को एज इट इज़ रूबरू अपने जहन में उतार लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, बिकॉज ये जर्नल एंट्रीज बेटा बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली है, ठीक है। शेयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे होते हैं वो भी हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ अपने इनिशियल लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते करते फिर मैं आपको फोर फीचर और रीइश्यू वाला कंसेप्ट करा दूंगी। अभी तक यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, परफेक्ट है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई है, एंड इन जनरल एंट्रीज को अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर ब्यूटीफुल तरीके से बना लो।